जा रहा है सबको? अंजलि बताइए, आवाज जा रहा है? कोई आदमी बताइए, आवाज जा रहा है सही से? सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। कट कट के जा रहा है क्या? कि कम जा रहा है? कट के आ रहा है। कट कट के? हाँ सर। आज ये मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, पॉलिटिकल साइंस में जितना आवाज आ रहा है उससे पढ़ाई हो सकता है आप लोग का? नहीं सर, थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। चलिए, ठीक कर दें। हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम। रुकिए एक सेकंड, इसको दूर करते हैं प्रॉब्लम। सबको आवाज का प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ आप ही को है? कोई और आदमी बताइए। रीचा कुमारी बताइए, तो आवाज का प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, ये मेरे यहाँ ठीक है। अच्छा, तब उधर ही आपके ही तरफ प्रॉब्लम हो। कट के तो नहीं जा रहा है ना? आवाज सही से जाना चाहिए। बस थोड़ा वॉइस कम जा रहा है तो कोई बात नहीं है, आवाज बस जो है ना आपका कट कट के नहीं जाना चाहिए। चलिए, पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत लोग कुछ पढ़ भी चुके होंगे, बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो आज हम आपको शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है आपका पॉलिटिकल साइंस अगर हम चाहेंगे तो आपको जो है 5 से 6 क्लास में पूरा कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। और जनरल कंपटीशन में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आज जो आपका क्लास होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्ट 1 जो है आपका लाइव सेशन में आपका चल रहा है ये क्लास, ठीक है। तो फिर अगर आपका जो लोग क्लास नहीं करते तो बाद में यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। पूरा क्लास जो है आपका लाइव जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसलिए जो लोग अभी नहीं जुड़ते हैं तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस का है तो जो लोग पढ़े हुए हैं तो उनको घबराना नहीं है। हम बहुत तेजी से कवर करेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो भी हो जाएगा, जो आप नहीं जानकारी है वो भी आपको कुछ जानकारी हासिल हो जाएगा, ठीक है। क्लास में जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें आपको डीपली पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो है एसएससी जीडी पर्पज से ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फोकस उन्हीं पॉइंट्स पे किया गया है जो कि एक जनरल कंपटीशन में एसएससी जीडी वगैरह जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप एक रिवीजन के तौर पर मान सकते हैं। इसको आप पूरा अपना ये नहीं समझेंगे कि इतना ही पॉलिटी है, इतना ही पढ़ना है। जो क्लास में जो हम पढ़ाते हैं उसमें बहुत डीपली पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम बस वही चीजों को चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जनरल कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी में आपको पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्योंकि आपके देश का जो संविधान बना है, ठीक है, किन लोगों ने बनाया है और किस प्रकार से बनाया गया है और उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो उससे सबसे पहले उसको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है? तो दुनिया का कोई भी संविधान, किसी देश का संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि किसी भी देश का जो है, किसी भी देश का संविधान वहां का क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है। सभी लोग म्यूट कर लेंगे। भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है।
संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का जो गठन है 1946 के कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ये याद रखना है किस मिशन के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है आपका 1946 ईस्वी में कैबिनेट प्लान के तहत जो है संविधान निर्मित करने का जो है एक संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें जो सभा के जो सदस्य थे वो पूरे देश से जो है निर्वाचन विधि से यानी चुनाव करके चुने हुए सदस्य थे। तो जो भी लोग यहाँ पे आए उनको ऐसे ही नहीं भेजा गया संविधान सभा में, बल्कि पूरे देश से चुन करके ये आए थे। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। ठीक है, कब हुआ है प्रथम अधिवेशन, तो 9 दिसंबर 1946, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ये भी जो थे वो बिहार के ही थे और कलकत्ता हाई कोर्ट में उस समय ये वकील थे। ठीक है, लेकिन इनका योगदान बिहार निर्माण में बहुत ज्यादा रहा है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आप बिहार के निर्माता में से एक कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सर्वप्रथम संविधान जो सभा बुलाई गई थी तो उसकी अध्यक्षता करने के लिए इनको चुना गया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इनका विरोध किया था। तो फिर आगे चल करके जो 11 दिसंबर 1946 को यानी 2 दिन बाद जब बैठक हुआ तो इनको हटा करके अस्थायी तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार के ही हैं, ठीक है, इनको जो है अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो यही अपना संचालन करेंगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, फिर 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को। ठीक है, फिर बैठक हुआ और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य से जो है प्रस्तावना उसको प्रस्तुत किया। आखिर इस सभा या जो भी कमेटी बनाई गई है संविधान सभा का, उसका क्या महत्व है या उसका क्या उद्देश्य है, तो वो प्रस्तुत किया। आप देखेंगे कि प्रस्तावना जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न जो आप पढ़ते हैं, तो इसकी शुरुआत यहीं पे हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम जो है इसको कहा था। ठीक है, सभी देशों के संविधान में प्रस्तावना नहीं है, लेकिन भारत में प्रस्तावना आपको जोड़ा गया और बहुत सारे देश में है भी प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है मेन उद्देशिका होता है संविधान का, यानी आप संविधान सभा क्यों बनाए हैं उसका जो है यहाँ पे उद्देश्य प्रस्तुत किया गया कि हमारा संविधान का मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे चल करके प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। तो ये सर्वप्रथम जो है किसने बोला था संविधान सभा में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है और प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये याद रखना है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, और इसकी भाषा जो है इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और आगे हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना में, तो डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में अनेक समितियों का गठन किया गया, जो कि इस प्रकार, तो याद रखना है आपको कौन कौन सी समिति। ठीक है, सबसे पहले आपका संचालन समिति, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूसरा है आपका संघ समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति जेबी कृपलानी, प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये विभिन्न प्रकार की कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा संविधान निर्माण करने के लिए। तो उसके लिए जो है कमेटी बना, तो उसके अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांतीय समिति और प्रारूप समिति बहुत बार पूछ चुका है, तो ये जरूर याद रखना है। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने ही जो है पूरे जो भी आपके क्षेत्र थे उसको जो है एकीकृत किया था, चाहे आपका जो देसी रियासत थे, चाहे ब्रिटिश भारत का जो भी पार्ट था, उसको एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति क्या थी, तो वो थी प्रारूप समिति। ठीक है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति क्या थी, प्रारूप समिति, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7, और यही मेन था। और भीमराव अंबेडकर जो है, ये पर्सन जो बीच में है, वही जो है
प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, आज भी इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया था। और फिर जाकर विक्रम तुम म्यूट कर लो, माइक को म्यूट कर लो, अच्छी उच्ची आवाज आ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत म्यूट कर लो माइक को। हाँ, भारतीय, और जो भी लोग नहीं किए तो म्यूट कर लीजिए, तो साउंड जो होगा डिस्टरबेंस किसी को नहीं होगा। भारतीय संविधान के स्रोत देखिए, भारतीय संविधान के दो स्रोत हमने बताया होगा क्लास में भी, एक आपका विदेशी स्रोत है और दूसरा है देशी स्रोत। देशी स्रोत यानी देश में ही जो बनाया गया, यहाँ के जो भी वकील थे या जो भी जानकार लोग थे, जो संविधानविद थे, उनके द्वारा बनाया गया, उसको देशी स्रोत के तहत हम रखते हैं। विदेशी स्रोत जो दुनिया के अन्य देशों से हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, तो वो विदेशी स्रोत में आता है। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन। आपके देश में क्या है, संसदीय शासन है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, और संसदीय शासन ही आपके देश में। उसके बाद एकल नागरिकता, भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता दी गई। दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी राज्य का अलग नागरिकता दिया जाता है, केंद्र का अलग। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी भी काम के प्रति मंत्रिमंडल पूरा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अमेरिका से मेन रूप से याद रखना है आपको मौलिक अधिकार। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। तो खास करके मौलिक अधिकार जो 6 हैं ये अमेरिका से लिए गए। ठीक है, शुरुआत में ये 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 300 में इसको जोड़ के वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुका है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, क्योंकि आपका देश क्या है, राज्यों का संघ है। राज्य हैं, लेकिन मेन रूप से आपका जब एकीकृत शासन होता है तो संघ प्रधान हो जाता है। तो आपका देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, इसलिए संघात्मक व्यवस्था है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, हमने पिछला लेक्चर में नीति निर्देशक तत्व बीपीएससी बैच में बताया था, जो लोग किए होंगे उनको पता होगा। तो ये होता है केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा निर्देश जो एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 36 से 51। और जो आपका मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा की गई है, ये याद रखना है। उसके बाद है जर्मनी से आपका आपात उपबंध लिया गया। ठीक है, आपातकाल जो लगाया जाता है वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से जो लिए गए हैं 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, अगर कहीं भी संविधान के ये त्रुटि है तो उसको संशोधित किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखना, ये कई बार पूछा है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और 368 के तहत इसका संविधान संशोधन किया जाता है। आपात उपबंध में आपका 352, 356 और 360 है, जो कि आपका राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात है, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके विदेश से लिए गए, ये सब ऊपर जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत है, अगर आप ऑफलाइन किए होंगे तो आपको हमने बहुत कुछ बताया होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है स्वदेशी स्रोत। तो स्वदेशी स्रोत के अंतर्गत जो है नेहरू रिपोर्ट जो है, तो मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 ईस्वी में, ठीक है, एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, उसके भी कुछ पार्ट लिए गए। और सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम जो बना था 1935 में, अगर आप देखिएगा तो 2/3 पार्ट, लगभग आपका 66% पार्ट जो है संविधान का, वो आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935 को लिया गया है आपके संविधान में। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा किस पार्ट को शामिल किया गया है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जनरल कंपटीशन में, जैसे सिपाही वगैरह के एग्जाम में, एसएससी जीडी वगैरह में पूछ सकता है ये सब सिंपल क्वेश्चन। तो जो भी एसएससी वगैरह का तैयारी करे तो वहां पे ज्यादा डीपली आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो हम आपको बता रहे हैं बस आप इतना सुन करके जाइए, देखिए आपका सारा क्वेश्चन जो है पॉलिटी का डील हो जाएगा। पॉलिटी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से एक बार सुन लेते हैं उसी में आपका सारा क्वेश्चन बन जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को पूरा निर्माण करने में।
संविधान सभा द्वारा नवनिर्मित संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? देखिए, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को हम लोग जो है मनाते हैं विधि दिवस के रूप में, यानी कानून दिवस। ठीक है, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन स्वीकृत कब किया गया था, यानी हमारे जो भी लोग उस पर साइन कब कर दिए थे, तो उन्होंने जो है स्वीकृत कर लिया था 1949 में, नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई। और उसके बाद उसी दिन जो भी मेंबर थे 389, फिर जाकर के 299 बचते हैं। जब पाकिस्तान बढ़ जाता है तो उसमें से 280 लोगों के आसपास जो है वहाँ साइन करके जो है इसको स्वीकृत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन संविधान बन करके तैयार हो गया और स्वीकृत कर लिया गया, और इसको लागू किया गया यानी 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। अब है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई, और जिसकी अध्यक्षता जो है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। बिना चुनाव के इनको जो है चुन लिया गया, यानी तब तक के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई। और जो है क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था भारत में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसे ही जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है, फिर जो 1952 में चुनाव होगा तो फिर दोबारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, उससे पहले इनको ऐसे ही अंतरिम जो है बना दिया गया। ठीक है, अब है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। इस नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। कितने थे? 395 अनुच्छेद, याद रखना है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12, और भाग 25 हो गया है, और ये जो है 425 के आसपास हो गया अनुच्छेद। ठीक है, लेकिन अगर जनरली क्वेश्चन में आपका ऑप्शन यही रहता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां या 12 अनुसूची रहेगा, तो उसी को दे दीजिए, क्योंकि ये जो अनुच्छेद बने हैं वो इसी के अंदर में बन गए। जैसे 395 का ही कोई जैसे 51 है, 51 को जोड़ दिया गया, इस तरीका से एक्स्ट्रा उसी अनुच्छेद में जोड़ दिए गए। ठीक है, इसलिए जब भी पूछे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची अगर ऑप्शन में रहे तो इसी को टिक कर दीजिएगा। वर्तमान संविधान में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, चूंकि ये सब जो है ना 25 भाग के ही जो है अंदर में अन्य भाग सब भाग को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान में संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, देखिए वो आप डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा वहाँ। उसके बाद है यहाँ संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसीलिए इनको संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब सबसे पहला पार्ट आता है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना पहले हमने बताया था। म्यूट कर लीजिए, ये इनका मोबाइल जो म्यूट नहीं है, तो ओप्पो A83, अब जो भी लोग हैं म्यूट कर लीजिए। जिनका भी ओप्पो वाला मोबाइल है, ओप्पो A83, वो कृपा करके म्यूट कर लीजिए, वहीं से आवाज आ रहा है। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, तो उद्देशिका भी इसको कहते हैं, क्योंकि संविधान का फर्स्ट चीज है उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य है? जैसे हम लोग जब प्रार्थना करते हैं सरकारी विद्यालय में करते होंगे, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक इस तरीका का उच्चारण करते नहीं, तो यही आपका क्या होता है? प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या पूंजी कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है। प्रस्तावना में कब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे सुधार किए गए। ठीक है, तो प्रस्तावना कह सकते हैं एक प्रकार से, जैसे कोई भी फिल्म देखते हैं उसका ट्रेलर होता है,
उसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो आपका प्रस्तावना है वो पूरे संविधान की झलक दिखाता है आपको, ठीक है, कि आपका संविधान क्या है और किसके लिए बनाया गया है। अब है देखिए अनुसूची, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां कौन कौन सी है। प्रथम अनुसूची में क्या है, अभी टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है आपको पता होगा। अभी टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है, ठीक है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी, लेकिन अभी कितना है, टोटल 12 है, ठीक है। तो यहाँ से कई बार अनुसूचियों से ही क्वेश्चन पूछ देता है कि 5वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, खास करके 5वीं 6ठी बार बार पूछता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए अब है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो है भारतीय संघ एवं राज्यों का उल्लेख है कि किन किन राज्यों से मिलकर के भारतीय संघ बना है। पहले तो नामकरण होगा, तो इसमें क्या है, भारतीय संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया, कौन कौन से राज्य मिलकर के देश का निर्माण हुआ है। द्वितीय अनुसूची में जो भी शासन संबंधित पदाधिकारी हैं उनके बारे में लिखा गया है, उनका वेतन क्या होगा, जो भी है उसके भत्ते और वेतन के बारे में चर्चा की गई है। तृतीय अनुसूची में है शासन पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है, ठीक है, किसको कौन शपथ दिलाएगा और शपथ में क्या क्या लिखा रहेगा, ये सब की चर्चा जो है तृतीय अनुसूची में। अब है चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का निर्धारण। अभी आपको पता होगा राज्यसभा में टोटल 250 सीट है, ठीक है, तो 250 सीट का जो निर्धारण है ये 1976 में किया गया था, ठीक है, और इसका जो है अभी 2000 आपका 26 तक यही रहने वाला है, ठीक है, 250 सीट। तो इसका राज्यसभा के सीटों का निर्धारण, किस राज्य में कितने राज्यसभा सीट जाएंगे, ये सब की चर्चा जो है चौथी अनुसूची में की गई है। अब है आपका 5वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची में अगर आपको बार बार पूछेगा 5वीं अनुसूची पूछता है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत भी है, ये कई बार पूछ चुका है। 5वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो कि दक्षिण पूर्वी जो भी राज्य है या भारत के, ठीक है, उससे संबंधित है, जो भी पूर्वी राज्य कह सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र हैं उससे संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची में फिक्स है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसी से संबंधित है, क्षेत्र से, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र से पूछ देगा कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो 6ठी अनुसूची। और जनजाति से कौन सा संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से 5वीं 6ठी आपको याद रखना है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वर्तमान के जो सुख सुविधा से दूर रहते हैं। ओप्पो 83 आप म्यूट कीजिए, ओप्पो 83 जिनका भी मोबाइल है। या तो सुन नहीं रहे हैं हमारे आवाज को, क्या प्रॉब्लम है? चलिए मम्मी को म्यूट करना पड़ा। आप लोग को अब आवाज सही जा रहा है? यस सर, आ रही है। 6ठी अनुसूची जो है आपका क्षेत्र से संबंधित, अनुसूचित क्षेत्र वो उसको कहा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे जाना आना यातायात सुविधा नहीं है, संचार सुविधा नहीं है, तो जंगलों में लोग रहते हैं, पहाड़ों के बीच रह रहे हैं, तो वो सब क्षेत्र जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। उसको विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे केंद्र राज्य अंश होता है तो उसमें 90% केंद्र का अंश होता है, 10% ही राज्य का अंश होता है, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो उसकी चर्चा जो है 6ठी अनुसूची में की गई। तो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, 5वीं और 6ठी। 7वीं अनुसूची में जो है आपका जितने भी सूची हैं, जैसे केंद्र सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, उसकी चर्चा की गई है। अब देखिए सूची क्या होता है यहाँ पे, जिसपे कि कानून बनाया जाता है, तो जो विषय है उसको कह सकते हैं सूची, मतलब सब्जेक्ट। तो केंद्र जो है 97 विषय पे जो है कानून बना सकता है, तो राज्य जो है 66 विषय पे कानून बना सकता है, संवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, वैसे विषय को हम बोलते हैं संवर्ती। जैसे केंद्र का हो गया सेना, जो भारतीय रक्षा जो है
सेना है वो सब केंद्र के तहत हो गया। ठीक है, जैसे आपका राज्य का हो गया, जो भी राज्य के अंदर जो जमीन खरीद बिक्री होता है राजस्व विभाग, ठीक है, या आपका जो है अस्पताल वगैरह हो गया राज्य का, ये सब राज्य के अधीन नहीं रहता है। ठीक है, पुलिस हो गया तो ये क्या हो गया, राज्य के अधीन। लेकिन जो है आपका सेना जो है, जो भी आर्मी है, वो सब केंद्र के अधीन होता है। जैसे संचार सुविधा, रेलवे हो गया, केंद्र का विषय हो गया। ठीक है, समवर्ती में जैसे आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, तो ये विषय किसमें है, समवर्ती सूची में। इसी प्रकार के 47 विषय हैं किसमें, समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। जबकि ये क्या बोलते हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं जिसमें केवल राज्य ही कानून बना सकता है, और केंद्र सूची में टोटल 97 विषय है। और कोई नया विषय आता है तो उस पर केंद्र कानून बना सकता है, यानी संसद बना सकता है उस पर कानून। ठीक है, तो उसको स्पेशल कानून बनाने का जो है छूट जो है केंद्र को है। अगर कोई भी नया मुद्दा आता है या कोई नया सब्जेक्ट आता है, जैसे कोरोना है, तो कोरोना से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब है 8वीं अनुसूची, क्या चीज से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, भाषा से संबंधित है। वर्तमान में टोटल जो है भारतीय भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा जिसको पंजीकृत किया गया है, वो 22 भाषा है। ठीक है, भारत में जो है अनुच्छेद 343 के तहत जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसको भारत का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको राज्य मतलब भारत ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। ठीक है, तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। ये याद, पहले 18 था, अब कितना है, 22 है। और 343 अनुच्छेद में भाषाओं की चर्चा की गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 9वीं, ये भी कई बार पूछा है, 1951 में जोड़ा गया, या उद्योगों से संबंधित अधिनियम। ठीक है, अधिनियम और आदेश से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के परामर्श से जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें कुछ संपत्ति को लेकर के है, अगर उद्योग विस्तार करना चाहता है किसी क्षेत्र में तो वो कर सकता है, उस पर जो है कोई भी उसको केस या क्लेम, इस 9वीं अनुसूची के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी ये फिक्स कर दिया गया है, 1951 में जोड़ा गया था और इसको फिक्स कर दिया गया। इसमें जो है उद्योग संबंधित अधिनियम बनाए गए, इसका जो है ना ही सुधार किया जा सकता है, ना ही इसको कुछ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुसूची जो है एकदम फिक्स कर दिया गया है, 9वीं अनुसूची। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जोड़ा था 1951 ईस्वी में। इसमें उद्योग से संबंधित अधिनियम और आदेश दिए गए। 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। कोई भी नेता अगर किसी पार्टी से जीतता है तो वो दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर जाएगा तो उसकी जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, अगर वो उसका भी टोटल सीट का 1/3 भाग लेकर के चला जाता है तब जा सकता है। ठीक है, जैसे 100 सीट है तो अगर वो लगभग 33 सीट जो भी मंत्री है उसको अपने में मिला लेगा और पूरे समूह के साथ चला जाएगा तब जाकर के उसको मान्यता मिलेगा। लेकिन अगर अकेला कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जीता है और दूसरे पार्टी में मिलना चाहेगा तो दल बदल के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जा सकती, नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो है 1985 में दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका 11वीं अनुसूची। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, 1992 में इसको जोड़ा गया है, जिसके तहत जो है आपका स्थानीय स्वशासन जो है, जो भी आपका मुखिया सरपंच या जो भी वार्ड कमिश्नर या जिसका चुनाव किया जाता है स्थानीय लेवल पर, ठीक है, तो इसी के तहत किया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में आता है। 12वीं नगर पालिका, जो शहरी स्वायत्त क्षेत्र है, नगर परिषद नगर पालिका, उसका है। यानी ग्रामीण क्षेत्र को पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है और शहरी क्षेत्र का जो है स्वायत्त व्यवस्था जो नगर पालिका वगैरह है उसकी चर्चा 12वीं अनुसूची में की गई। 11वीं याद रखना है ग्राम पंचायत से, और 12वीं जो शहर में नगर पालिका है उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये था अनुसूची। इसी में से कोई ना कोई अनुसूची बार बार पूछता है, तो खास करके 10वीं अनुसूची 2 फॉर 10, 2 फॉर दल बदल याद रखिएगा। ठीक है,
8वीं अनुसूची भाषा से है, 22 भाषा है अभी। 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची के सब्जेक्ट से है। और जो है आपका 6ठी सूची जो है जनजातीय क्षेत्रों से है, खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब याद रखना है, ठीक है। अब है भाग। संविधान में टोटल 22 भाग, जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय उसमें भागों की संख्या कितनी थी? 22। तो प्रथम भाग में क्या है आपका? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है कि कौन कौन से राज्य हैं। अभी कोई व्यक्ति बताइए तो राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इन्हीं को जानकारी है तो बताइए। 28 राज्य। हाँ, 28 राज्य और केंद्र शासित कितने हैं? 7। 28 राज्य और केंद्र शासित की संख्या 7। यस सर। ठीक है। कंफर्म? केंद्र शासित प्रदेश सर 8 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। अब सही हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 28 राज्य है अभी वर्तमान में और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 था तो दमन और द्वीप जो है वो मिला दिया गया है तो 8 हो गया है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप इसको मिला दिया गया है तो ये मिल करके अब 8 ही बचे, ठीक है। पहले 9 था अब 8 हो गए और राज्यों की संख्या 28 है। बीच में 29 हो गया था तो जम्मू कश्मीर जो है राज्य हट गया, नहीं तो वो केंद्र शासित प्रदेश वहां से 2 बन गए, एक जम्मू और दूसरा कश्मीर, ठीक है। इस तरीका से अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जहां तक हमको याद है, अगर हम गलत नहीं है तो। नहीं तो नेट पे सर्च मार लीजिएगा, तो हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, ये यही होगा, देख लीजिएगा क्या है। अभी इधर ही चेंज हुआ है सब कुछ। उसके बाद भाग 3 है, मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसकी चर्चा हमने जो है किया भी है और क्लास में भी किया होगा और फिर आगे भी करेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 7। जैसे इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा किया गया है। जैसे आपका समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब जो है याद रखना है आपको। मौलिक अधिकार जब डिटेल से बताएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में इसकी चर्चा की गई है और 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है, भाग 4 में आ जाता है जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जो दुनिया के किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, एकदम याद रखिएगा ये। भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद भाग 4A या इसको 4 भी कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य से है। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ये याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, किस देश से? तो रूस से, ठीक है। जितने भी मौलिक कर्तव्य ऐसे सभी देशों के पास नहीं है, लेकिन जो भी आपका साम्यवादी देश है जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब के पास जो है समाजवादी देश, सोशलिज्म जहाँ पे है वहां पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया और भारत भी जो है गांधीवादी समाजवादी को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद है पंचायत। तो भाग 9 के तहत जो है पंचायती की चर्चा किया गया है। भाग 9 के क में या भाग 9 के ए में नगर पालिका से संबंधित है। भाग 11 केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से संबंधित है, ठीक है। और यही भाग के अंतर्गत अनुच्छेद भी है, ठीक है। देखिए भाग एक तरीका से कह सकते हैं कि चैप्टर, जैसे कोई भी पूरा संविधान जैसे एक बुक है तो उसको समझने के लिए उसको कई भागों में बांट दिया गया और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए जैसे कि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो वही भाग बनाया गया, फिर भाग के अंतर्गत जो है अनुच्छेद बनाया गया, ठीक है। अब है भाग 17 में राजकीय भाषा, ठीक है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान जो भी जर्मनी से लिया गया, जैसे 352 है, 356 है और 360 है। तो 352 जो संबंधित है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, ठीक है। कोई भी विदेशी द्वारा आक्रमण हो गया या यहीं के लोग जो है गृह युद्ध हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, उस केस में 352 लगाया जाता है। 356 जब राज्य में शासन जो है फेल हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस समय 356 लगाया जाता है। और 360 वित्तीय आपात का, ठीक है। जब वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाता है किसी देश का तो वहां पे वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो 352, 356 और 360, बस 4-4 का गैप है, याद रखिए। 352 से शुरू हुआ है और 360 तक गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एक सेकंड
और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से, ठीक है। आवाज, मेरा आवाज जा रहा है ना सबको? जा रहा है। संविधान संशोधन यानी इसके तहत अनुच्छेद 368 से है और दक्षिण अफ्रीका से ये है जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो भाग 20 के तहत तो खास करके भाग में अगर पूछेगा तो भाग 4 को मौलिक कर्तव्य, भाग 4 राज्य के नीति निषेधक तत्व, ठीक है, आपातकालीन प्रबंध, ठीक है, ये ही सब पूछेगा, ज्यादा यहाँ से आपको नहीं पूछेगा। या आपका जो है प्रथम जो है भाग 1 में क्या चीज से संबंधित है और मौलिक अधिकार, यहाँ पे अनुच्छेद ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। भाग 4 या आपका मौलिक कर्तव्य भाग 3, ठीक है, ये बार बार पूछा गया है, इसीलिए भाग 3 और भाग 4 बस याद रखिएगा, उससे ज्यादा हमने नहीं देखा है पूछा है। अब है भारत की संप्रभुता, कहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाते हैं। भारत की संप्रभुता कहाँ पे निहित है? तो भारत की जनता में, ठीक है। आपका देश क्या संप्रभु देश है? संप्रभु का मतलब होता है कि भारत अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी अन्य देश के निर्णय को नहीं मानेगा, इसको जो मन होगा अपने हिसाब से जो है देश आपका निर्णय ले सकता है, इसलिए भारत एक संप्रभु देश है। और ये जो है यहाँ की संप्रभुता जो है, शक्ति जो है वो जनता में निहित, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है और जनता जब चाहती है कि किसी संविधान का संशोधन हो तो वो करवा भी लेती है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो भारत का जो शक्ति है वो जनता ही है, क्योंकि हम प्रस्तावना में ही बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कौन बना रहा है? तो हम भारत के लोग, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक संविधान अगर किसी देश का है तो वो भारत का है। विश्व का लिखित और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है, ठीक है। और अलिखित और लचीला संविधान ब्रिटेन का है। याद रखना है कि ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया, अलिखित है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, उस समय भी मैंने बोला था, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में संविधान 1957 को लागू हुआ था। जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ उसके बाद वहां पे विशेष संविधान लागू हुआ था और अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष राज्य की दर्जा दी गई। लेकिन अभी वर्तमान में जो है आपको ये 370 धारा को समाप्त कर दिया गया, यानी जो उसका मेन पार्ट है वो खत्म हो गया है कि अब ये जो है आपका विशेष राज्य का दर्जा इसको नहीं मिला। अन्य राज्यों की तरह ही जो है यह भी जो है अब 2 भागों में बट गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, एक जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो पूरा अनुच्छेद नहीं खत्म हुआ बल्कि अनुच्छेद के कुछ पार्ट को जो है जो कि उसको एक स्पेशल राज्य के रूप में दर्शाता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए अब तो ये खत्म, मतलब पूरे देश का ही संविधान यहाँ पे भी लागू हुआ, तो ये क्वेश्चन 370 वाला अब नहीं पूछेगा। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3रे भाग में अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक किया गया है। देखिए 12-13 को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि 12-13 जो है मेन रूप से मौलिक कर्तव्य, उसमें जो है 12-13 में ये 13 में बताया गया है कि आपका जो ये सॉरी हाँ, इसमें जो है 13 में है कि आपका अनुच्छेद जो आपका मौलिक अधिकार है उसमें जो है सुधार नहीं किया जा सकता है, इस तरीका से कुछ है इसमें, ठीक है। और 12 में सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, 12 में शायद क्या है कि राज्य की भाषा, नहीं राज्य की भाषा, ये कुछ है अनुच्छेद 12, मतलब परिभाषा आ रहा है इसमें, डिफिनेशन बताया गया है कुछ। और 13 के तहत जो है इसमें जो है सुधार नहीं किया जा सकता, जो आपका मौलिक अधिकार है 6, ठीक है, ये अब दे दिया गया है। और उसके बाद जो है 14 से 35 तक मेन रूप से जो है आपके मौलिक अधिकार को जो है लिखे गए, ठीक है। आपको मैं थोड़ा देर में बता दूंगा, वो मैं थोड़ा सा बुक देख लूंगा इतना देर तक, मुझे ध्यान से उतर गया अनुच्छेद 12-13, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताएंगे 12-13। उसके बाद है भारतीय नागरिकों की जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हमने कर दिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए।
नवनिर्मित संविधान के द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, आपका संपत्ति का अधिकार जो है अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार जिसको कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। ठीक है, अगर सरकार संपत्ति के अधिकार को आपको देती, तो अगर सरकार का कोई भी योजना है, मान लीजिए उसको सड़क बनाना है और पूरा सड़क बन के आ गया और बीच में आपका जो है खेत खलिहान पड़ जा रहा है और आप बेचने से मना कर दिए, तो पूरी योजना जो है ध्वस्त हो जाएगी। उस केस में क्या होगा कि सरकार इसीलिए संपत्ति के अधिकार, हाँ आपका संपत्ति तभी तक है जब तक सरकार चाह रही है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि आपकी संपत्ति वो खरीद ले तो खरीद सकती है, आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको सड़क विस्तार करना है, रेलवे ट्रैक विस्तार करना है, उस केस में आपको आपकी जमीन जो है देनी पड़ेगी सरकार, क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारी बाधाएं आने लगी, जो विकास के कार्य जो है अवरुद्ध हो जाने लगे थे, इसीलिए इसको जो है 44वां संविधान संशोधन में हटाना जरूरी था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार, नहीं तो क्या होता था कि जो भी मौलिक अधिकार है तो उसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता, जो भी संपत्ति है वो आप ही का रहता, तो सरकार वहां पे हार जाती थी। तो फिर बाद में यहाँ पे जो है 1978 में इसको सुधार दिया गया। ठीक है, यानी 1978 के 44वें संविधान संशोधन में जो आपका 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, उसको समाप्त करके 300 में विधि के अधिकार के रूप में हाँ आपको मिलेगा, उसका जो अगर राज्य उसको अपने अधीन लेता है उसके बदले में आपको जो है पैसा देगा, भले आपका 10 गुना जमीन का जो भी सरकारी वैल्यू है इसका 10 गुना 15 गुना जो आपका डिमांड है उसको लेकर के वो चलेगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 बोलता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है, समान है, धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं। ये अनुच्छेद 15 बोलता है। अनुच्छेद 16 बोलता है कि नौकरी की प्राप्ति करने के लिए अवसर की समानता है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन कुछ जो है अपवाद स्वरूप जो है इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सरकार यहाँ पे 16, 4, 5, 6 के तहत जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब जो है स्वर्ण आरक्षण भी मिल गया है, तो उसमें 10% स्वर्ण आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए जो अभी वर्तमान में आरक्षण की संख्या 16.5% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है, और आपका ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और 10% सवर्ण की। तो इस प्रकार से इसी अनुच्छेद में 16 का ही सब पार्ट में ये सब चर्चा है आरक्षण का। अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति, यानी अस्पृश्यता का, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते या गाली गलौज नहीं कर सकते या छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कीजिएगा, अगर वो जाके क्लेम करता है तो आपको जेल हो सकता है। उपाधियों का समाप्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कोई उपाधि लगाता है तो वो नहीं लगा सकता है। ठीक है, जैसे कोई लोग महाराजा धीराज या कोई भी श्री 108 या कुछ भी उपाधि नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन विशेष केस है जब अगर आपको भारत रत्न मिल जाता है तो उसमें आप भारत रत्न लगा सकते हैं अपने उपाधि। ठीक है, जब आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कुछ पुरस्कार दिया जाता है, विशेष उपाधि दी जाती है, तब जो है आपको ये लगाना। ऐसे आप अपने मन से कुछ भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, महाराज का उपाधि या कुछ भी नहीं लगा सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है, कहीं भी आप पूरे भारत में घूमने, संघ बनाने, कहीं भी आप संगठन बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं, विचार के कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, कारोबार कहीं भी कर सकते हैं पूरे देश में। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत आपको दी गई है। और पत्राचार की स्वतंत्रता 19 के तहत है, जो पत्र जो है आपका जो अखबार है या जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत जो है 19 के तहत दी गई है। ये याद रखना, 19 क्या चीज से संबंधित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 20 जो है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। जब तक आप पे अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको संरक्षण जो है पुलिस व्यवस्था या जो है आपका जो भी कानून है वो करेगा। अनुच्छेद 20 के तहत व्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकता है और उसके जीवन की सुरक्षा सरकार के अधीन है। यानी कानून आपको अनुच्छेद 21 के तहत आपको जो है व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र और सुरक्षा जीने की सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति आपको जो है कैद नहीं कर सकता है। ठीक है, या कोई भी व्यक्ति आपकी हत्या नहीं कर सकता, आप चाहे कितना भी जुल्म क्यों न किए हो। ठीक है,
लेकिन वर्तमान केस में देखिएगा कि मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाता है, ग्रुप में लोग मार देते हैं किसी व्यक्ति को चोरी में या कोई भी ऐसा कांड करता है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है, कानून के खिलाफ। उसके बाद बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, जब आप जेल में रहते हैं तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है, कानून की है, प्रशासन की है, वो है अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में, जैसे मनुष्य को बेचने और बेगार पर रोक है, बिना पैसे के आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं या किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री नहीं कर सकते, अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है कि दासों को, महिलाओं को खरीद फरोख्त किया जाता है, जिसे आप देखेंगे कि मानव व्यापार होता है, तस्करी, ठीक है। तो ये सब निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखाने में या खानों में काम नहीं करा सकते, अनुच्छेद 24 के तहत। तो इसको मौलिक अधिकार के तहत रख दिया गया। आप जो है अगर 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे से काम करवाते हैं तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों या खानों में काम नहीं करवाना, अनुच्छेद 24 के तहत। अब है धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। अगर आप हिंदू हैं, अगर चाहते हैं कि ईसाई धर्म स्वीकार कर ले तो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते एक केस होता है कि आप धन के लोभ में या किसी लोभ में तो नहीं है। अगर आप लोभ में स्वीकार करते हैं और प्रशासन या जो भी आगे पता चल जाता है, कोई भी सबूत हाथ लग जाता है, तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। हाँ, आप जो है ऐसे कर रहे हैं स्वेच्छापूर्ण और बिना लोभ के, तब आप धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जो है यज्ञ, हवन, अनुष्ठान या मेला वाला जो लगाया जाता है धार्मिक, वो सब कर सकते हैं, प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, ठीक है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अगर आपको मन है किसी धार्मिक खर्च में, अगर आप कुछ देना चाहते तो दे सकते हैं, अगर मन है नहीं देने का तो नहीं दे सकते, तो उसमें आपको ये छूट दिया गया अनुच्छेद 27 के तहत। उसके बाद धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने की स्वतंत्रता। अगर आपको कहीं आप किसी संस्थान में, जैसे आप देखिए BHU हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे हो सकता है कि संस्कृत में कुछ अगर पढ़ाया जा रहा है, और अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट, देखिए कोई भी जो भी अगर हिंदू यूनिवर्सिटी है चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें 70% ही हिंदू होगा, ठीक है। 30% सीट अदर जो है उसके लिए भी जो है वहाँ आरक्षण रहता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हिंदू यूनिवर्सिटी है तो उसमें अन्य लोग नहीं रहते, हाँ उनकी संख्या कम होगी, अल्पसंख्यकों की संख्या कम होगी, लेकिन होगा। जैसे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें मुसलमान ही पढ़ते हैं, हाँ हिंदू भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या प्रतिशत में 30% होगी, ठीक है। तो उसमें अगर कोई उर्दू सब्जेक्ट है तो ये नहीं है कि आप सबको उर्दू पढ़ना है, जो हिंदू है वो भी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको छूट दिया गया, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट या धार्मिक उपासना या पूजा पाठ या प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है अनुच्छेद 28 के तहत। अब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। आप अपनी जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकता है, जो उसकी संस्कृति है। इसी के तहत जैसे अगर आप देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय है तो उसके लिए जो है आपका शरीयत का कानून है, ठीक है। तो आपके देश में शरीयत का कानून भी लागू है, उसी के तहत 3 तलाक का मुद्दा ऐसे उसको हटा दिया गया। तो शरीयत के कानून के तहत 3 तलाक था, लेकिन अब उसको डाइवोर्स होता है, क्योंकि 44वां बोलता है संविधान, आपको बताएंगे आगे, DPSP का पार्ट है, ठीक है, जिसके तहत जो है इसको हटा दिया गया है, किसको, 3 तलाक वाले को। लेकिन कोई भी अगर कोई भी जाति धर्म के लोग हैं तो अपनी संस्कृति या भाषा या जो भी लिपि है उसको संरक्षण कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत जो भी धार्मिक जो भी संस्था है वो अपना अपना विद्यालय चलाता है, चाहे आप क्रिश्चियन कम्युनिटी देखिए, चाहे आप सिख को देख लीजिए, खालसा, बहुत सारे खालसा विश्वविद्यालय या विद्यालय होते हैं जिसमें पंजाबी या सिखिज्म के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे जैसे आपका मुस्लिम का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चाहे आप मदरसा को ले लीजिए, उसमें मुस्लिम संस्कृति से पढ़ाया जाता है। तो ये सब जो है छूट है। उसके बाद है अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी योग्यता है तो आप किसी भी संस्थान में जाकर के शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, इस अधिकार द्वारा किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर कोई सरकार या
कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, ठीक है, तो ये आपको छूट है अनुच्छेद 32 के तहत। इसी को जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया। किसको? अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अलग अलग लोगों ने संविधान की आत्मा अलग अलग को बताया है। जैसे एक विद्वान है केटी शाह, उन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। फिर आपके जो भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया। अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग एक इतिहास का ये एक संविधान विद है, वो राज्य के नीति निषेध तत्व को बताएं। तो अलग अलग जो है उन्होंने अलग अलग जो भी अनुच्छेद के पाठ को जो है संविधान की आत्मा के रूप में रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। अब देखिए यहाँ पे आपातकाल स्थिति में, जैसे अगर कोई भी आपातकाल आता है तो उस समय आपके मौलिक अधिकार को हनन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप स्वतंत्र रूप से घूमने, जैसे अभी आपका कोरोना है, तो कोरोना में क्या हुआ, आपकी जो स्वतंत्रता है वो आपको खत्म कर दिया गया। आप ना ही कहीं पे संगठन बना करके घूम सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे जो है 144 धारा लागू कर दी जाती है कि 3 से 4 व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते, 3 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते हैं या कुछ भी। तो इस स्थिति में मौलिक अधिकार आपका रद्द हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा, यानी व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र रहिएगा, आपको कोई कैद नहीं कर सकता, और जीवन की रक्षा, आपको कोई इस बीच में मार नहीं सकता। ये आपका जो रहता है ये आपातकाल स्थिति में भी रद्द नहीं होगा, ठीक है। आपकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी सरकार या वहां के संविधान निर्माता, ये कह सकते हैं कानून व्यवस्था की होती है, ठीक है, प्रशासन की होती है। अब है मौलिक अधिकारों का संरक्षण व अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण व अभिभावक कौन होता है? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा बताया है, और यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण व अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय, ये भी याद रखना है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है वही संविधान का आत्मा है। किसने बोला है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक, ठीक है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आपका जो है मुश्किल से 4 से 5 क्लास में पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते जो भी पेज है पीडीएफ हमने ग्रुप में भेज ही दिया है, इसको बार बार देखते रहिए, और एक बार जो भी है इसको अगर आप सुन लेते हैं तो आपको देखिएगा कि यही सब क्वेश्चन बार बार, जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, नहीं अनुच्छेद 14 में क्या है, समता का अधिकार जिसे है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो इसमें आपका लिखा हुआ है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, जैसे आपका अधिकार होता है तो कर्तव्य उसी का पूरक है। अगर आपके पिताजी के संपत्ति में आपका अधिकार है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। और विश्व के जितने भी साम्यवादी देश हैं सर्वप्रथम उन्होंने कर्तव्य दिया, जैसे रूस है, चीन है, और वहीं से जो है फिर भारत में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जाकर के आगे चल करके जो है संविधान में इसको जोड़ा गया। देखिए मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए, ठीक है। उसके बाद है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में ये जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह एक समिति थी जो कि मौलिक कर्तव्य, और उसी समय जो है 1975-74 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसी दरमियान जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान के चौथे भाग क में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। जब संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया तो उस समय उसकी संख्या 10 थी, लेकिन 2002 के 86 में संविधान संशोधन अटल बिहारी की सरकार में इसकी संख्या कितनी हो गई? 11। 11वां जो जोड़ा गया, यानी आप जो है जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, अगर आप प्रतिपाल रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, या आपका पुत्र है आपके, तो उसको आप स्कूल भेजने का आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि उसका शिक्षा, वो जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष का, वो शिक्षा अध्ययन करे, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का परिवार में दायित्व बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को विद्यालय भेजे, यही आपका 11वां कर्तव्य, ठीक है। 2002 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य है, देखिए वही चीज लिखा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों तथा खानों में काम नहीं करवाना है, और जो है उसको जो है विद्यालय से जोड़ना है।
वही चीज आ गया। मौलिक भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य स्वर्णसिंह समिति के सुझावों द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये पूछ सकता है कब जोड़ा गया, 1976 के 42वें संविधान संशोधन। अब आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है, तो केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला राज्य को ऐसा निर्देश जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसका सबसे बड़ा जो अवगुण है कि यह न्यायालय में वाद योग नहीं है। अगर इसमें कोई भी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में कोई भी राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं भी लागू करता है तो आप उसको उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको जेल नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है इसका अवगुण कि यह न्यायालय में वाद योग नहीं है। ठीक है, न्यायालय में वाद योग नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये वे सिद्धांत हैं जो संविधान निर्माताओं द्वारा निश्चित किए गए, जिन्होंने राज्यों की सरकारों को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत न्याय योग नहीं है, न्यायालय में वाद योग नहीं है। ठीक है, अब है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक रूप से जो है अगर आप पिछड़े हैं तो उसको दूर करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा जो है अनुच्छेद 39 है जैसे समान काम समान वेतन, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 है पर्यावरण सुरक्षा, 48 को जैसे 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक है, तो इस तरह के अनुच्छेद जो है आप बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के तहत जो है आपका आर्थिक न्याय देता है कि जैसे समान काम समान वेतन, सबको समान रूप से चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबको समान वेतन देना है। ठीक है, ऐसा केंद्र राज्य को निर्देश देता है या किसी व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अगर लेकिन नहीं भी करता है तो इसमें जो है ये डिपेंड करेगा राज्य पे या व्यक्ति पे। ठीक है, तो आप इसको जो है न्यायालय में वाद योग ये नहीं है। चलिए, तो याद रखना है नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऐसे हम कब से नहीं, अभी से, अब जा रहा है नहीं जा रहा। देखिए तो वो मोबाइल लेके गया है, एक सेकंड। देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के तहत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत था लेकिन बाद में इसको जो है 243 में जोड़ दिया गया। क्योंकि ये न्यायालय में वाद योग नहीं है तो बहुत सारी राज्य सरकार क्या करते थे कि पंचायती चुनाव नहीं करवाते थे। ठीक है, पंचायती स्थानीय स्वशासन नहीं करवाते थे, तो उस केस में जो है बाद में चल करके इसको अनुच्छेद 243 का पार्ट बना दिया गया। तो अनुच्छेद 40 याद रखिएगा ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय जो पंचायती शासन व्यवस्था है वो नीति निर्देशक तत्व में ही निहित है और अनुच्छेद 40 के तहत, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही जो है आपका निर्देशित था पंचायती राज व्यवस्था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अनुच्छेद 40 क्या चीज से संबंधित है, अनुच्छेद 44 क्या चीज से संबंधित है, अनुच्छेद 48 को क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 47 अभी जो है 47 के तहत ही जो शराबबंदी बिहार में लागू है, ये भी हो सकता है पूछ दे शराबबंदी अनुच्छेद कितना के तहत है। तो ये सब आप जो है कोई भी बुक होगा पॉलिटी का तो उसमें अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है इतना ही है यहाँ तक में, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो है जो भी एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट है या एसएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पूछेगा। ठीक है, यही सब अनुच्छेद बार अनुच्छेद 48 को पर्यावरण वाला पूछेगा, 51 अंतरराष्ट्रीय जो है शांति से पूछ सकता है, 51 को मौलिक कर्तव्य पूछ सकता है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किस भाग के तहत हैं, भाग 4 के तहत हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग के तहत हैं, तो भाग 4 क के तहत हैं। मौलिक अधिकार किसके तहत हैं, भाग 3 के तहत हैं। तो इस तरीका से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ तक पूछेगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है चर्चा कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो है
राष्ट्रपति और संसदीय शासन व्यवस्था को लेते हुए, मतलब 5 क्लास में आपका पूरा पॉलिटी हम कंप्लीट कर देंगे, जो भी आपके जनरल कंपटीशन में पूछता है। अगर आप डीपली नॉलेज चाहते तो जब बीपीएससी बैच होता है उसमें जो पॉलिटी पढ़ाते हैं तो उसमें एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाते हैं। जैसे राज्य के नीति निषेध तत्व है तो एक दिन पूरा चलेगा, मौलिक कर्तव्य है तो एक दिन चलेगा, तो उसमें बहुत डीपली हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो बैच भी अगर करना चाहिएगा तो जब हम लिंक भेजते हैं तो उसको कर लिया कीजिए। बाकी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत लोग जो है अभी जुड़े हैं, जबकि 10 बजे का टाइम उसमें हम लिख करके भेज देते हैं ग्रुप में, तो कृपा करके टाइम से जुड़ा कीजिए। ठीक है, अभी जुड़ने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तो खत्म हो गया क्लास। क्या समझ लगा आज का क्लास? बोलिए, यस सर, समझ आ गया। कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ? यस सर। ओ सर, पीडीएफ है आप लोग के पास ये पेज वाला? जी सर। है या नहीं है ये पीडीएफ? है सर। सबके पास है ना? किन्हीं के पास नहीं होगा तो बोलिएगा, पीडीएफ हम ग्रुप में फिर शेयर करते हैं। अब पीडीएफ को बार बार देखिए, जो भी आप एसएससी लेवल का जो भी पढ़ रहे हैं उनको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बीपीएससी लेवल में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है तो उसके लिए एक दिन में एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं। ये तो अगर हम सिंपल जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ाए तो 4 दिन में आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री 10 दिन का क्लास है बस, उससे ज्यादा का नहीं है, बशर्ते कि आप वही चीज बार बार पढ़ते रहिए। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है जितना चीज बता रहे उसको बार बार पढ़िए। जनरल कंपटीशन में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। आप देखिएगा जिसमें हम आपको एम्फेसाइज किए हैं, जोड़ दिए हैं, जब आप बैठिएगा या मॉडल सेट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यही सब क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप के पूछे गए, और जिसकी चर्चा हम नहीं किए हैं तो वो नहीं पूछा जाता है जनरल कंपटीशन। इतना जान लीजिए, भरोसा रखिए और जितना बता रहे हैं उतना कीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा। आज का क्लास इतना पे एंड करते हैं। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ जो है हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, डीपली कहिएगा तो डीपली के लिए जो है बीपीएससी बैच में जब पढ़ाते हैं पॉलिटी तो उसको जुड़िएगा तो उसमें बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जनरल, चूंकि 3-4 क्वेश्चन तो पूछेगा पूरे पॉलिटी में, तो कितना दिमाग लगाइएगा, 3-4 क्वेश्चन ही पूछना है तो जो इतना इम्पोर्टेंट जो बता देते हैं उसी में आपका 3-4 क्वेश्चन आ ही जाता है। इसीलिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। पीडीएफ भी पढ़िएगा तो आधा घंटा में पूरा पढ़ जाइएगा। ठीक है, पूरा पॉलिटी, बशर्ते कि एक बार उसको बेसिक उसका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, पीडीएफ हम ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, क्लास एंड करें? जी सर।